हेलो दोस्तों, पढ़ लो पे आपका स्वागत है। अपनी राजस्थान की कला और संस्कृति की सीरीज चल रही थी। इसमें हमने कुछ टॉपिक पहले देख लिए थे और आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रथाएं व रीति रिवाज। तो राजस्थान के अंदर प्रथाएं प्रचलित है और जो रीति रिवाज है उसको हम अब देखेंगे। चलो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आती है वो है नाता प्रथा। नाता प्रथा है, ये मुख्यतः आदिवासी जातियों के अंदर प्रसिद्ध है। और इसमें क्या होता है, जो कोई महिला है वो अपने पति को छोड़कर, जो पहले पति है उसको छोड़कर अपने मनपसंद के किसी पुरुष या प्रेमी के साथ में जीवन व्यतीत करती है। तो इस जो छोड़ते हैं इस प्रथा को हम नाता प्रथा कहते हैं। अगली जो प्रथा है उसका नाम है केसरिया। केसरिया में क्या होता है कि पहले के समय में जब राजा महाराजाओं के बीच में युद्ध होता था, तो जो राजा हार की तरफ बढ़ रहा था वो अपना आपको आत्मसमर्पण करने की बजाय वह केसरिया वस्त्र धारण करता था और युद्ध में कूद जाता था और कहीं ना कहीं वह वीरगति को प्राप्त हो जाता था। तो इस जो परंपरा थी है केसरिया वस्त्र धारण करके और अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं करके और पूर्णतः शहीद शहीद अपनी बलि दे देना, वही थी। इस प्रथा को हम केसरिया कहते थे। तो राजपूत योद्धाओं द्वारा पराजय की स्थिति में या शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण करने की बजाय केसरिया वस्त्र धारण कर शत्रु पर टूट पड़ना, मातृभूमि के रक्षार्थ शहीद हो जाना केसरिया कहलाता है। केसरिया का उद्देश्य शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण की बजाय युद्ध में लड़कर वीर गति को प्राप्त करना होता था। तो ये जो केसरिया वस्त्र धारण करके जो वीर गति को प्राप्त होते थे, इसी को हम केसरिया कहते हैं। अगला जो है वो उस प्रथा का नाम है जोहर। जोहर में क्या होता था, जब व्यक्ति केसरिया करता था उस समय महिलाएं भी अपने जो अस्तित्व या आत्मसम्मान उसको बचाने के लिए अपने आप को अग्नि में झोंक देती थी और अपना वजूद वहीं समाप्त कर लेती थी। तो इस जो परंपरा थी उसको हम जोहर कहते हैं। जब राजपूत योद्धा द्वारा केसरिया किया जाता था तब राजपूत वीरांगनाओं द्वारा शत्रु के सामने अस्तित्व व आत्मसम्मान की रक्षा किया जाने वाला सामूहिक अग्नि स्नान, मतलब अग्नि में अपने आप की आहुति दे देती थी, ये जोहर कहलाता है। अगली जो प्रथा है उसका नाम है सती प्रथा। इसके अंतर्गत जैसे किसी महिला का पति गुजर जाता था तो जो महिला है वो अपने आप को स्वेच्छा से जो व्यक्ति की अपने पति की चिता है उसके साथ अपने आप को जीवित जलाकर राख कर लेती थी। इस जो प्रक्रिया थी इसको हम सती प्रथा कहते हैं। इस प्रथा के अंतर्गत पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के स्वयं के साथ चिता में जीवित जलकर मृत्यु का वर्ण करती थी। प्राचीन काल में इस प्रथा को अद्वितीय सर्वोत्तम बलिदान का प्रतीक माना जाता था, किंतु मध्यकाल में इसे स्त्री की इच्छा के विपरीत परिवार की मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किया जाने लगा। अतः इस काल में इस प्रथा का भयावह रूप धारण कर लिया। तो इस प्रथा को सहगमन भी कहते हैं। तो इससे जो ये सती प्रथा इसको क्या कहते हैं, सहगमन भी कहा जाता है। इस प्रथा को जो चरम रूप अपने को देखने को मिलता है वह मध्यकाल का जो समय था उसमें देखने को मिलता है। समय के साथ में ये प्रथा जब कुप्रथा का रूप धारण करने लग गई, धीरे धीरे इसके ऊपर है वो रोक के प्रारंभ हो गई थी। और इसका प्रारंभ है सर्वप्रथम वो बूंदी रियासत में 1822 में किया गया और इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना, सती प्रथा का सर्वप्रथम रोक लगाने वाले कौन सी रियासत थी, वो बूंदी रियासत थी। और सर्वप्रथम रोक कब लगी, 1822 में। ये ध्यान रखना, बूंदी रियासत। जिसने सर्वप्रथम इस प्रथा को या कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, ये सिर्फ एक बूंदी रियासत में ही थी। बाद में इसका हम स्वरूप देखते हैं किस प्रकार से गैर कानूनी घोषित हुआ धीरे धीरे। और बाद में जो ये प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए हैं राजा राममोहन राय, इनके प्रयासों से 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनके द्वारा एक अधिनियम पारित कर दिया गया और इस प्रथा है जो सती प्रथा, इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। और ये अधिनियम पारित होने के बाद में सर्वप्रथम अलवर रियासत बनी 1829 ईस्वी में ही। सबसे पहले इसको 1830 में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो ये ध्यान में रखना है, ये जो सर्वप्रथम रियासत थी इसको गैर कानूनी घोषित करने की, तो वो तो थी बूंदी रियासत। और अधिनियम है वो 1829 में पारित हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, गैर कानूनी घोषित कर दिया जिसमें।
और इस अधिनियम के बाद में सर्वप्रथम जो गैर कानूनी घोषित किया था वो अलवर राज्य था, जिसने गैर कानूनी घोषित किया गया था 1830 में। धीरे धीरे ये बाकी की रियासतें थी, उन्होंने भी इस नियम को, अधिनियम को अपना लिया था, जिसमें क्रमिक रूप से है। आप देख सकते हो जयपुर ने 1844 में इसको एक गैर कानूनी घोषित किया, जोधपुर में 1848 में इसको गैर कानूनी घोषित किया, उदयपुर में 1861 में गैर कानूनी घोषित किया और कोटा ने 1862 में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अगली जो कुप्रथा है उसका नाम है मानव व्यापार या दासों का क्रय विक्रय। ये प्राचीन समय और मध्य समय में किया जाता था। व्यक्तियों का क्रय विक्रय किया जाता था, मानव का क्रय विक्रय किया जाता था, उसको हम मानव व्यापार या दासों का क्रय विक्रय कहते हैं। राजस्थान में प्राचीन काल में मनुष्यों का व्यापार दासों को खरीद फरोख्त के रूप में होता था। आमतौर पर युद्ध के कैदियों को दास के रूप में बाजार में बेचा व खरीदा जाता था। तो युद्ध के बाद में जो कैदी गिरफ्तार कर लिए जाते थे सैनिकों को, उनको बाद में दास के रूप में दूसरों को बेच दिया जाता था। राजस्थान में जो यह मानव व्यापार है, इसका प्रतिबंध सर्वप्रथम 1847 ईस्वी में जयपुर रेजिडेंसी काउंसिल के अध्यक्ष जॉन लुडलो के प्रयासों से लगाया गया था। तो सर्वप्रथम इस पर जो मानव व्यापार है, इस पर प्रतिबंध है वो जयपुर रेजिडेंसी काउंसिल ने लगाया था। और किन के प्रयासों से? जॉन लुडलो के प्रयासों से 1847 ईस्वी में। बाद में क्रमिक रूप से उदयपुर ने 1863 में और कोटा ने 1867 में इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अगली प्रथा है उसका नाम है समाधि प्रथा। और इस प्रथा में क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत मृत्यु का वर्णन करने वाला उद्देश्य से स्वयं को जल में डुबोकर या भूमि में दबाकर या दफनाकर प्राण त्याग कर दिए जाते थे। आमतौर पर साधु महात्माओं, संत एवं धार्मिक गुरुओं द्वारा इस प्रथा का पालन किया जाता था, करते थे। ये क्या होते थे प्राचीन समय में? तो साधु महात्मा और ये धार्मिक जो गुरु होते थे, ये अपने आप को कहीं ना कहीं जब इनको आत्महत्या बोल सकते हैं या अपने प्राणों का जब त्याग करना होता था, तो या तो ये जीवित जल में समाधि ले लेते थे और समाप्त हो जाते थे, या फिर ये कहीं भूमि में दबकर अपने आप को समाप्त कर लेते थे। तो इस प्रथा को सर्वप्रथम रोक है वो जयपुर रियासत ने लगाई थी 1844 ईस्वी में। और इस प्रथा को भी रोकने में जो योगदान है सर्व महत्वपूर्ण, वह जयपुर रेजिडेंसी काउंसिल के अध्यक्ष से जॉन लुडलो है, उनका ही रहा है। तो ये ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर रियासत के द्वारा 1844 ईस्वी में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। और इस कार्य में जयपुर रेजिडेंसी काउंसिल के अध्यक्ष जॉन लुडलो है, उनका जो प्रयास है वो सबसे महत्वपूर्ण था। अगली जो कुप्रथा है उसका नाम है कन्या वध। पहले समय में क्या किया जाता था कि कन्याओं को या तो पेट में ही मार दिया जाता था या फिर जन्म के पश्चात उनको मार दिया जाता था। तो इस प्रथा को हम कन्या वध कहते थे। मध्य काल में राजस्थान में विशेषकर राजपूत में प्रचलित इस प्रथा में कन्या के जन्म लेते ही उसे मार दिया जाता था। राजस्थान में ब्रिटिश शासनकाल में अधिक प्रभावी होते ही अंग्रेज सरकार ने रियासतों को कन्या वध पर रोक लगाने के आदेश दिए। कैप्टन हॉल ने केंद्र शासित प्रदेश मेरवाड़ा की मेयर पंचायत में इस प्रथा का प्रतिबंध लगाया था। तो ये तो कैप्टन हुए कैप्टन हॉल, उनके द्वारा जो ये केंद्र शासित प्रदेश था मेरवाड़ा, इसके अंतर्गत मेयर पंचायत में इस प्रथा को सर्वप्रथम है वो रोक लगाई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम हाड़ौती जो पॉलिटिकल एजेंट थे, एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से कोटा रियासत ने 1834 में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। उस काल में महाराणा उमेर सिंह है वो कोटा के क्या थे? शासक थे। तो ये ध्यान रखना। कन्यावध क्या किया जाता था? ज़्यादातर ये राजपूतों में प्रसिद्ध था या राजपूत समुदाय में प्रचलित था। इसमें कन्या को जन्म से पहले या जन्म लेते ही उसको मार दिया जाता था। और इसको रोकने का सबसे पहले प्रयास है वो कैप्टन हॉल के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश मेरवाड़ा में मेयर पंचायत में किया गया था। और वास्तविक रूप से इसका जो है सर्वप्रथम है वो हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन थे। इनके प्रयासों से कोटा रियासत है, इसने 1834 ईस्वी में महाराणा उमेर सिंह है उनके समय में इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अगली जो प्रथा है उसका नाम है डाकन प्रथा। क्या नाम है? डाकन प्रथा। इस प्रथा में स्त्रियों को डाकन होने का संदेह में शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं व
निर्मम अत्याचार किए जाते थे। ये क्या करते थे कि गांव वाले या जो समुदाय था ये घोषित कर देता था कि इस महिला के अंदर डाकन है या फिर बुरी आत्मा है। उस आधार पर उस महिला को विशेष प्रकार की प्रताड़नाएं व शारीरिक व मानसिक दी जाती थी। इस मामले में डाकन होने के संदेह पर स्थिति में स्त्रियों को मार भी डाला जाता था। राजस्थान में कई जाति विशेषकर मीणा व भील, ये मीणा व भीलों में यह प्रथा अधिक प्रचलित है। डाकन प्रथा है ये मुख्यतः भील और मीणाओं में ज़्यादा प्रचलन में थी। राजस्थान में सर्वप्रथम जो ये महाराणा स्वरूप सिंह हुए मेवाड़ के, उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार की सलाह से 1853 ईस्वी में उदयपुर में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। और डाकन प्रथा पर यह प्रतिबंध भीलों द्वारा अपनी प्रथाओं व मान्यताओं अंग्रेजों के हस्तक्षेप के रूप में माना गया। अतः यह आगामी जातियों आंदोलन के रूप में प्रमुख कारण बनी। तो ये भील समुदाय के लोग थे, इसको ये अपने समुदाय की एक पहचान मानते थे। तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था और बाद में जो आंदोलन हुए उनमें भी एक कारण इससे प्रथा पर रोक को भी माना गया। और ये जो डाकन प्रथा है इसके ऊपर रोक सर्वप्रथम महाराणा स्वरूप सिंह है, जो मेवाड़ के महाराणा हुए, उनके प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने इनको सलाह दी थी। और 1853 में ये उदयपुर में सर्वप्रथम इसमें गैर कानूनी घोषित किया था। अगली जो प्रथा है उसका नाम है त्याग प्रथा। त्याग प्रथा क्या है देखते हैं। राजपूत परिवारों में कन्या के विवाह के समय कन्या के पिता के द्वारा चारण, ढोल व भाट जो या अन्य कोई जातियाँ उनको लोगों को स्वेच्छा से दान व दक्षिणा दी जाती थी, जिसे हम क्या कहते हैं त्याग कहा जाता था। कालांतर में बाद में धीरे धीरे ये जो चारण, भाट और ये बाकी की जातियाँ हैं ये इन्होंने हठ धर्मिता पकड़ ली थी। ये और ये मुंह मांगा दान दक्षिणा मांग लेते थे राजाओं से, जिसके फलस्वरूप ये वधु पक्ष के लिए अतिरिक्त बोझ बन गया था। सर्वप्रथम जोधपुर राज्य द्वारा इस प्रथा को सीमित करने का प्रयास किया गया था। तो सर्वप्रथम त्याग प्रथा है उसके ऊपर रोक जोधपुर रियासत के द्वारा लगाई थी। अगली जो प्रथा है उसका नाम है बाल विवाह। इस प्रथा के अंतर्गत बच्चों के विवाह के बिना ज्ञान व सहमति के कर दिया जाता था। मतलब कम उम्र में ही इनका ज्ञान, जब बालक अबोध होता था उस समय कर दिया जाता था। राजस्थान में आज भी आखा तीज के दिन बड़े पैमाने पर बाल विवाह होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सर्वाधिक जो बाल विवाह है वह कौन से दिन होते हैं, तो वो होते हैं आखा तीज। इसे अबूजा सावा भी बोलते हैं। समाज सेवी हरविलास शारदा, ये ध्यान रखना, हरविलास शारदा के प्रयत्नों से 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट पारित हुआ था, जिनके अनुसार लड़कों व लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु है वो क्रम से लड़कों के लिए 18 वर्ष व लड़कियों के लिए 15 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी शारदा एक्ट में। इस अधिनियम से पूर्व जोधपुर के जो प्रधानमंत्री है सर प्रताप द्वारा, प्रधानमंत्री है जोधपुर के, इस प्रथा के विरोध में प्रतिबंधित कानून बनाया गया था। तो ये जो बाल विवाह है जिसमें कम आयु में ही लड़के लड़की का विवाह कर दिया जाता था, इसको रोकने का प्रयास सबसे सर्वाधिक योगदान है वो है सरविलास शारदा साहब का। और इन्होंने 1929 में शारदा एक्ट पारित किया था। और इन्होंने इस एक्ट में लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 15 वर्ष से 1829 ईस्वी में तय कर दी थी। और इस प्रथा को रोकने का सर्वप्रथम प्रयास है वो जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर प्रताप के द्वारा किया गया। और वर्तमान समय में भी राजस्थान में सर्वाधिक जो बाल विवाह है वो आखा तीज वाले दिन होते हैं, अबूजा सावा भी जिसे कहते हैं। अगली जो प्रथा है उसका नाम है विधवा विवाह। कौन सी है? विधवा विवाह। वर्तमान समय में भी विधवा का जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण होता है। अतः हम कल्पना कर सकते हैं कि मध्यकाल में विधवा महिला के जीवन में अत्यंत नारकीय व असहनीय होता होगा। समाज सेवी ईश्वरचंद विद्यासागर, तो ये धारणा ईश्वरचंद विद्यासागर है, इनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड डलहौजी ने विधवाओं को इस दुर्दशा से मुक्त करने हेतु 1856 में, कब 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया था। आर्य समाज है कार्यकर्ता चांदकरण शारदा ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए विधवा विवाह है नामक पुस्तक भी लिखी है। तो ये ध्यान रखना, विधवा विवाह क्या होता है, तो महिला होती है पहले के समय में उसका पति की मृत्यु के पश्चात उसका विवाह नहीं किया जाता था, लेकिन बाद में
कुछ महत्वपूर्ण जो है, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उनके प्रयासों सर्वप्रथम 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवा दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। उसके बाद में विधवा विवाह उसको गति मिली। और आर्य समाज के जो मुख्य कार्यकर्ता थे चांदकर्ण शारदा, इन्होंने भी प्रोत्साहित कर दिया और विधवा विवाह नामक एक पुस्तक है वो लिखी। तो आपको ध्यान में रखना, विधवा विवाह जो पुस्तक है किनकी है, चांदकर्ण शारदा की है। और विधवा विवाह का जो अधिनियम है वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी के काल में 1856 में पारित हुआ था। अगली जो प्रथा है उसका नाम है सागड़ी प्रथा। क्या नाम है? सागड़ी प्रथा। और सागड़ी प्रथा को हम बंधुआ मजदूर प्रथा भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। सागड़ी प्रथा का दूसरा क्या नाम है? बंधुआ मजदूर प्रथा है। इस प्रथा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को स्थानीय जमींदारों, साहूकारों आदि के द्वारा उधार दी गई राशि के बदले उम्र भर नौकरी के रूप में कार्य करने के लिए विवश किया जाता था एवं कार्य के बदले उसे कोई वेतन नहीं दिया जाता था। तो क्या किया जाता था पहले के समय में? मजदूर और जमींदार और जो साहूकार होते थे वह किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर पैसे दे देते थे, और जब वह व्यक्ति पैसे नहीं चुकाता था तो उसको जिंदगी भर के लिए अपने पास नौकर के रूप में रख लेते थे और उसके काम करता था, उसके बदले कोई पैसे उसको नहीं देते थे। तो इस जो प्रथा थी, इस प्रथा को हम सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा कहते हैं। और इस सागड़ी बंधुआ मजदूर प्रथा इसको रोकने के लिए राजस्थान सरकार है उसके द्वारा 1961 ईस्वी में, कब? 1961 ईस्वी में राजस्थान सरकार ने सागड़ी निवारण अधिनियम पारित किया था। तो ये ध्यान में रखना, सागड़ी निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1961 में पारित कर दिया था। और मजदूरों को पूंजीपतियों जमींदारों के महाराजाओं के चंगुल से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया था। तो सागड़ी निवारण अधिनियम है, ये जो सागड़ी निवारण अधिनियम है ये कब पारित किया गया था? 1961 ईस्वी में। अगली जो राजस्थान की प्रथा है उसको कहते हैं हेलमो। कौन सी है? हेलमो। यह सामूहिक सहयोग की एक द्वितीय परंपरा है जिसमें सभी लोग मिलकर निस्वार्थ रूप से एक दूसरे के कार्यों में जैसे घर बनाना, खेती जोतना आदि में सहयोग करते हैं। तो इस प्रथा में हेलमो में क्या होता है? ये सामूहिक सहयोग प्रथा है, सामूहिक सहयोग प्रथा है। अगली जो प्रथा है उसका नाम है झगड़ा प्रथा। क्या नाम है? झगड़ा प्रथा। ये एक प्रतिपूर्ति राशि, झगड़ा क्या होती है? एक प्रतिपूर्ति राशि होती है जिसे उस व्यक्ति के द्वारा मांगी जाती है जिसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी अन्य पुरुष, अन्य व्यक्ति के पास चली जाती है। और ये जो राशि है इसका निर्धारण पंचायत के द्वारा किया जाता था। दूसरे व्यक्ति को, पूर्व पति को ये राशि देना अनिवार्य था। तो झगड़ा प्रथा में क्या होता था कि किसी महिला पुरुष का विवाह हो रखा है और उसमें जो महिला है वो अपने पहले पति को छोड़कर दूसरे पति के पास में जाती है, विवाह कर लेती है। तो जो दूसरा पति है उसके द्वारा जो पहला पति था उसको कुछ राशि दी जाती थी, उस राशि को हम क्या कहते थे? झगड़ा कहते हैं। ये एक क्या है? प्रतिपूर्ति राशि है, मतलब इसकी ये पूर्ति करने वाली है, जो नुकसान हुआ है पहले को उसको हम प्रतिपूर्ति राशि। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है झगड़ा क्या है? तो एक प्रतिपूर्ति राशि है। तो ये ध्यान रखना, प्रतिपूर्ति राशि। अगली जो प्रथा है उसका नाम है दापा। क्या है? दापा। यह प्रथा कई आदिवासी जनजातियों में प्रचलित है जिसमें वर पक्ष को शादी के लिए वधु के पिता को कुछ राशि का भुगतान करना होता है। इस राशि को दापा कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया दापा क्या है? दापा है वधु मूल्य। क्या है? वधु मूल्य। वधु मूल्य है। वर्तमान समय में जिसे हम दाइजा या क्या क्या बोलते हैं, सामान्य जो भाषा है टर्मिनोलॉजी, उसके अंतर्गत हम जिसको दहेज भी कहते हैं। तो ये पहले के समय में उसका कुछ मूल्य के रूप में पूर्ति की जाती थी, जो है वर पक्ष है उसके द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। अगली जो प्रथा है उसका नाम है मोताणा। क्या है? मोताणा। यह किसी आदिवासी की किसी दुर्घटना में या अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है तो आरोपी व्यक्ति को मृतक के परिवारों को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। यह निश्चित राशि है वो मोताणा कहलाती है। इस राशि का निर्धारण पंचायत के द्वारा किया जाता है और आरोपी को उसे मृतक के परिवार को देना अनिवार्य होता है एवं मोताणा मिलने पर ही मृतक के परिवार स्वयं का घटनास्थल से उठाते हैं। इसमें क्या होता है?
किसी कारणवश से एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की जो है मृत्यु कर दी जाती है भूलवश या कारणवश, तो जो जिस मृत्यु होती है उस व्यक्ति के परिवार के द्वारा कुछ राशि की मांग की जाती है जिसके हाथों से उसकी मृत्यु हुई है, तो उसको ये भुगतान किया जाता है। तो ये एक मान लो कि मृत्यु राशि एक तरीके से तो मृतक परिवार को देनी होती है, तो ये मोताणा है। अगली प्रथा है उसका नाम है छेड़ा फाड़ना। क्या है? छेड़ा फाड़ना। यह प्रथा आदिवासियों में प्रसिद्ध है। इनमें क्या होता है, तलाक होने पर एक तरीका है जिसमें आदिवासी व्यक्ति पंचायत के सामने अपनी पत्नी को की साड़ी एक हिस्सा फाड़ता है एवं ऐसा करना पति द्वारा अपनी पत्नी का त्याग करना समझा जाता है। तो इसमें क्या होता है, आदिवासियों में प्रसिद्ध है। और जब उनको बोलते हैं तलाक करना होता है तो क्या करते हैं, उस महिला के जो पल्लू होता है उसको थोड़ा फाड़ देते हैं और उस फाड़े हुए पल्लू के आधार पर ये माना जाता है कि इसका तलाक हो गया। अगली जो प्रथा है उसका नाम है नात्रा या आण। नात्रा या आणा। आदिवासियों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह करना नात्रा या आणा कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आदिवासियों में जो ये विधवा विवाह होता है उसको हम क्या कहते हैं, नात्रा या आणा कहते हैं। अगली जो प्रथा है उसका नाम है कुकड़ी रस्म। ये सांसी जाति है उसमें प्रसिद्ध है एक रस्म में। इसमें नवविवाहित को विवाह उपरांत अपनी चारित्रिक पवित्रता की वह परीक्षा देनी होती है। कौन सी जाति में प्रसिद्ध है? ये सांसी जाति में प्रसिद्ध है कुकड़ी प्रथा। अगली जो प्रथा है उसका नाम है टीका। क्या है? टीका। विवाह निश्चित होने जाने पर लड़की के पिता या कन्या पक्ष के ओर से लड़के के लिए दिया जाने वाला उपहार व उसको टीका कहते हैं। जब क्या होता है, विवाह निश्चित हो जाता है तो लड़की का जो पिता है वो लड़के को कुछ राशि या कुछ उपहार देता है, उसे हम टीका कहते हैं। अगली जो प्रथा है उसका नाम है रीत। विवाह निश्चित होने पर लड़के वाले की तरफ से लड़की को भेजी जाने वाले उपहार व रीत होती है, उसे हम रीत कहते हैं। जब विवाह निश्चित हो जाता है तो लड़के पक्ष की तरफ से लड़की को कुछ वाले पक्ष को कुछ भेजा जाता है उपहार या राशि, उसे हम क्या कहते हैं, रीत कहते हैं। अगली जो प्रथा इंपॉर्टेंट वो है शामेला। विवाह के दौरान जब वर वधु के यहाँ पहुँचता है तो वधु के पिता द्वारा अपने सगे संबंधियों के साथ वर पक्ष का स्वागत किया जाता है। इस प्रथा को क्या कहते हैं, शामेला कहते हैं। जब बारात गांव में पहुंचती है तो जो लड़की का जो पिता है वो स्वागत करता है बारात का, उसे हम शामेला कहते हैं। तो ये क्या है, एक बारात का स्वागत है। अगली जो प्रथा है उसे कहते हैं पीठी। वर एवं वधु को सौंदर्य निखार हेतु स्त्रियों के द्वारा उनके शरीर पर लगाया जाने वाला हल्दी व आटे का जो उबटन है उसे पीठी कहते हैं। ये आपको विवाह के समय करते हैं, आपको पता होगा। अगले जो है फेरा। वर वधु के परिणय सूत्र में अग्नि के समक्ष 7 फेरे लगाकर एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, इसे हम फेरा कहते हैं। अगली जो प्रथा है उसका नाम है सीख। क्या है? सीख। विवाह बाद वर वधु एवं बारातियों को उपहार देकर विदा किया जाता है, तो उसे उपहार को सीख कहते हैं। तो जैसे ही विवाह संपन्न होने के बाद में वधु पक्ष को जब बारात को वापस रवाना किया जाता है तो लड़की के जो पिता है वो बारातियों को और जो वर होता है उसको कुछ देते हैं उपहार, उसे हम क्या कहते हैं, सीख कहते हैं। अगली जो है प्रथा उसका नाम ओलंदी। नववधु के साथ आने वाली लड़की अथवा स्त्री को ओलंदी कहते थे। प्राचीन समय में क्या होता था या अभी वर्तमान समय में भी होता है, जो नई लड़की शादी के बाद में जब दूल्हे के साथ में अब आती है ससुराल, तो उसके साथ में कुछ लड़कियां आती है, उसे हम ओलंदी कहते हैं। अगली जो प्रथा है उसे जानोटन कहते हैं। विवाह के दौरान वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है वो जानोटना कहलाता है। जान या फिर बारात पहुंचती है तो उसको जो खाना खिलाते हैं उसे हम जानोटना कहते हैं। अगली जो प्रथा उसका नाम मौसर। मृत्यु भोज की प्रथा है उसको हम मौसर कहते हैं। कुछ व्यक्ति जीवित अवस्था में भी मौसर करते हैं, जिसे जोसर कहते हैं। जो जीवित, इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, जो जीवित मौसर होता है उसे हम जोसर कहते हैं, और जो मृत्यु के बाद में होता है उसे हम मौसर कहते हैं। अगली जो प्रथा है उसका नाम है मूगदड़ा। मूंग
दणा। विनायक की स्थापना के पश्चात भोजन पकाने के लिए काम में ली जाने वाली लकड़ियाँ उसको मुगदड़ा कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं बांध बिठा देते हैं, उसके बाद में जो लकड़ियाँ काम में लेते हैं उसे हम मुगदड़ा कहते हैं। अगली जो प्रथा है उसका नाम है बडार का भोज। बडार का भोज विवाह के मौके पर दिया जाने वाला सामूहिक जो भोज होता है उसे हम बडार कहते हैं। तो विवाह के समय सामूहिक प्रतिभोज है उसे हम बडार कहते हैं। इस प्रकार अपने राजस्थान की जो मुख्य मुख्य प्रथाएं हैं वो समाप्त हुई। तो अच्छे से देख लेना इनको, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। इम्पोर्टेंट सभी प्रथाओं को शामिल कर लिया गया है। तो इस प्रकार से कला संस्कृति के और भी वीडियो और बाकी क्लासेस पढ़ने के लिए हमारे चैनल पढ़ लो को सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद।